हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कार्तिक। प्रीवियस वीडियो में हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस क्या है देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं हम सिम्बायोसिस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। जो फंजाई है वो प्लांट की रूट्स के अंदर रहती है, ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है और जो फंगस है वो रिटर्न में प्लांट्स को क्या देता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी वो देता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसके बाद एक और एग्जाम्पल गिवन है। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, मतलब कॉमन एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स, अ क्लोरोफिल containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो एल्गा और फंगस है इन दोनों को बोलते हैं हम लाइकन्स, ठीक है। आप कह सकते हो लाइकन्स में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एल्गा और दूसरा फंगस, ओके। तो जो इनमें से दो ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें से जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, ओके। इट मीन्स वो अपने पार्टनर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। और हमने पढ़ा कि जो एल्गा है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी एल्गा जो है फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और रिटर्न में फंगस उसे क्या देगा? वाटर, मिनरल्स और शेल्टर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं। रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या है? रिप्लेनिश्ड का मतलब देखिए, सबसे पहले रिप्लेनिश्ड मतलब देखिए, जैसे कि प्लांट है, लगा लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट्स सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेगा और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, और फिर वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो मतलब प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें वो कैसे ऑब्टेन होते हैं ये हमने किया, लेकिन वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो उसे रीस्टोर कैसे करेंगे, यानी उसे वो रिप्लेनिश्ड कैसे करेंगे। इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। फ्रेंड्स, आपने फार्मर्स को देखा होगा कि वो फील्ड्स में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ठीक है। और आपने गार्डनर को भी देखा होगा, वो लॉन में या पॉट्स में यानी गमले में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो आपको पता है वो ऐसा क्यों करता है? वाई दिस इज डन? ऐसा क्यों किया जाता है? इसका रीज़न हम नीचे देखेंगे। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. आपने ये लर्न किया, आपने यह पढ़ा कि जो प्लांट है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ऑब्टेन करता है सॉइल से।
सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो क्या होगा, जो उनकी मात्रा है वो डिक्लाइन होगी यानी कम होगी, यानी डिक्लाइन का मतलब होता है वीकनेस। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो क्या होता है, जो ये आपके फर्टिलाइजर्स और ये आपके मैन्योर्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो ये प्रेजेंट है, मतलब तो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स है वो किससे मिलेंगे, मैन्योर्स से और फर्टिलाइजर्स से। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, ठीक है, और हम उन्हें तभी ग्रो कर सकेंगे जब हम उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकेंगे, ठीक है। अगर हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे ना तो वो बहुत ही वीक होगा, ठीक है, और वो ग्रो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हम फील्ड्स में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको पता चला। यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जो सोइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। डेफिशिएंट मतलब लैक, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की, यानी कमी हो जाती है। यू लर्न दैट though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use in the manner they can use carbon dioxide. क्या कहा गया है कि आपको पता है जो एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, उसे तो वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और एयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो उससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट। तो उससे वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, हमने पढ़ा था सोइल के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, उसे देखते हैं हम। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। उन्हें जो नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उन्हें वो सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। सोल्यूबल फॉर्म का मतलब है जो नाइट्रोजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगी। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नेम है राइजोबियम। उसके बाद सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। क्या है, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये कहाँ रहता है, रूट्स में रहता है, जैसे ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और दूसरे लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट्स पे। तो ये उन्हें नाइट्रोजन देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये लेग्यूम्स पर ही क्यों रहता है, वाई। तो स्टूडेंट्स, लेग्यूम्स का मतलब क्या है, लेग्यूम्स का मतलब है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
सोइल में ऐड कर देता है। लेग्यूम्स जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में ऐड कर देता है। अगर सोइल में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो जो बैक्टीरिया है वो भी प्लांट को जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो पल्सेस हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। अगर सोइल में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो प्लांट में भी नाइट्रोजन ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी तो जो भी उसका प्रोडक्ट होगा उसमें भी जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होगा वो हमें ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जो ग्राम, पीस, मूंग, इन सब में जो नाइट्रोजन है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस था कि ये ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स इनकी रूट्स के अंदर रहता है, ठीक है, और इन्हें ये नाइट्रोजन देता है। और रिटर्न में जो प्लांट्स है वो इन्हें फूड और शेल्टर देता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इनके बीच में भी तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है, प्लांट बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर दे रहा है। तो इनके बीच में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि इससे क्या होता है, हम जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस ऐड करते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, इनका कम यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो they can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown। जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं वहाँ पर ये हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर आपको स्पेशल लिखा गया है कि जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सोइल में ऐड कर देते हैं। सोइल में ऐड करेंगे, सोइल में नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होगा तो प्लांट में ज़्यादा मात्रा में वो ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए जो वो उसका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ज़्यादातर जो दालें हैं वो हमें इस लेग्यूमिनस प्लांट से ही ऑब्टेन होती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। और कुछ ही जो प्लांट्स हैं वो पैरासिटिक और सेप्रोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक जो दूसरी बॉडी पर रहकर न्यूट्रिशन डिप्राइव करते हैं, और सेप्रोट्रोफिक जो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes. कि क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो पार्शियली हेटेरोट्रोप्स है। पार्शियली हेटेरोट्रोप्स का मतलब है वो ना ही तो ऑटोट्रोप्स है और ना ही वो हेटेरोट्रोप्स है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन रीज़न क्या होता है, वो जिस सोइल में ग्रो करते हैं उस सोइल में जो नाइट्रोजन है उसकी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए उन्हें पार्शियली हेटेरोट्रोप्स कह सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।